नमस्कार दोस्तों, प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने जनरल साइंस की जो एमसीक्यू है उनकी एक सीरीज स्टार्ट की है। तो अपनी 2 क्लासें हो चुकी है। आज अपनी ये तीसरी क्लास है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, प्री संचरण तंत्र। तो प्री संचरण तंत्र की अपनी तीसरी क्लास है। तो सभी जो भी लाइव जुड़ चुके हैं तो वो क्लास को लाइक और शेयर कर दें ताकि अपने आगे क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, प्री संचरण तंत्र। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं प्री संचरण तंत्र है क्या, किस चीज का अध्ययन करते हैं प्री संचरण तंत्र में। प्री संचरण तंत्र, प्री संचरण तंत्र में अपने अध्ययन करते हैं किसका, एक तो मानव हृदय का। किसका अध्ययन करेंगे, मानव के हृदय का अध्ययन करेंगे अपने। ठीक है, अब देखो मानव का हृदय, मानव का हृदय क्या कार्य करता है, किस चीज को पंप करता है, रक्त को। तो अपने दूसरा इसके अंदर अध्ययन करेंगे रक्त का। ठीक है, रक्त। एक तो हृदय के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो अपने करेंगे, दूसरा रक्त के बारे में। देखो रक्त, रक्त के अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो तरल भाग होता है और एक वो कणिका वाला भाग जिसमें आपने सुना होगा लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। तो उनके बारे में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। इसके बाद में तीसरा, ये जो रक्त है ये किसके अंदर बहता है। अपने ऐसे तो है नहीं कि पूरा का पूरा शरीर के अंदर सीधा ही रक्त बह रहा है, किसी नलिकाओं में बहता है। तो उन नलिकाओं के बारे में जो क्वेश्चन है वो भी अपने पढ़ेंगे। नलिकाएं जैसे धमनी, सीरा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है ना कि रक्त दाब किसके ऊपर मापा जाता है, धमनी में या सीरा में, तो वो सारे क्वेश्चन अपने इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो एक बार लाइक और शेयर कर दो ताकि अपने क्लास स्टार्ट करें। यह है अपना पहला क्वेश्चन। परिसंचरण प्रणाली का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। ये जो अपने परिसंचरण तंत्र जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में सर्वप्रथम बताया किसने था। ठीक है, तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। सबसे पहला है लैंडस्टीनर, दूसरा कार्नबर्ग, तीसरा ब्राउन, चौथा हार्वे। देखो ब्राउन, ये तो अपने पढ़ करके आए हैं, जो कोशिका वाली क्लास थी उसके अंदर अपने पढ़ा था रॉबर्ट ब्राउन। पूरा नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने किस चीज की खोज की थी, इन्होंने तो की थी केंद्रक की। किसकी खोज की थी, केंद्रक की। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब आता है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे जो है इन्होंने बताया था किसके बारे में, परिसंचरण प्रणाली के बारे में। परिसंचरण प्रणाली, ये जो परिसंचरण प्रणाली है इसके बारे में किन्होंने बताया था, विलियम हार्वे। पूरा नाम क्या है इनका, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इन्होंने बताया था परिसंचरण प्रणाली के बारे में। एक ऑप्शन के अंदर पहला दिया हुआ कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने किसके बारे में बताया था, जो अपने ब्लड ग्रुप जो पढ़ते हैं ना, ए बी, तो उनके बारे में किन्होंने बताया था, लैंडस्टीनर ने बताया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे। परिसंचरण प्रणाली के बारे में बताया था विलियम हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है, ये तो सबको पता ही होगा। पेसमेकर, पेसमेकर का संबंध किससे होता है, हृदय से। किससे होता है, हृदय से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। अभी मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि यह क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना, किनकी भित्तियों पर। देखो पहला है हृदय, दूसरा है सीरा, तीसरा धमनी, चौथा कोशिका। तो कोशिका तो वैसे ही कट गया, कोशिका से तो कोई इस टॉपिक का है ही नहीं मतलब ही। तो 3 ऑप्शन बचे हैं, हृदय, सीरा या धमनी। तो कहां पर मापा जाता है, ये देखो ये होता है हमारा हृदय। ये है हृदय। हमारे हृदय के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4। देखो इसके अंदर 1, 2, 3 और 4। एक ये रहा, एक ये रहा, ये 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले जो दोनों हैं उनको बोलते हैं आलिंद, और नीचे वाले दोनों जो है उनको बोलेंगे नील्य। तो 2 आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, नील्य। अब देखो ऐसे मैं खड़ा हूं, ये वाला कौन सा भाग है मेरा, दायां भाग, और ये वाला कौन सा भाग है, बायां भाग। तो ये कौन सा हो जाएगा, दायां आलिंद। कौन क्या है ये, दायां आलिंद। ठीक है,
दायां आलिंद, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, बायां आलिंद। क्या हो जाएगा, बायां आलिंद। एक दायां आलिंद और दूसरा कौन सा हो गया, बायां आलिंद। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाले दोनों निल्य हैं, तो ये हो जाएगा दायां निल्य, और ये क्या हो जाएगा, बायां निल्य, बायां निल्य। ठीक है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निल्य, बायां निल्य, चार होते हैं। ठीक है, ये तो है अपना ओरिजिनल डायग्राम। अगर यहां से समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो ये देखो, नॉर्मल आपके यहां से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कहां से रक्त आया, कहां पर गया। ठीक है, सारा बता रहा हूं, यहां से एक बार इसको समझ लो, उसके बाद में आगे जितने भी क्वेश्चन है उनके सिर्फ उत्तर करेंगे। ठीक है, देखो ये अभी मैंने बताया क्या है, ये दायां आलिंद, दायां आलिंद। ठीक है, ये क्या हो गया, बायां आलिंद। ये है दायां निल्य, दायां निल्य, और ये क्या है अपना बायां निल्य, बायां निल्य, आलिंद और निल्य। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले अपने पढ़ना कहां से स्टार्ट करते हैं, अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे दाएं आलिंद से। कहां से, हृदय को पढ़ना कहां से स्टार्ट करते हैं, दाएं आलिंद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जितना भी हमारे शरीर का अशुद्ध जो रक्त है वो आकर के कहां पर इकट्ठा होगा, पहले दाएं आलिंद के अंदर इकट्ठा होगा। ठीक है, दाएं आलिंद में लेकर के, और देखो दो चीजें होती है, एक धमनी और एक सीरा। जो हृदय की और रक्त को लेकर के आएगी वो होगी क्या, धमनी। ठीक है, नहीं, जो हृदय की ओर लेकर के आती है वो होती है सीरा, और जो हृदय से दूर अंगों तक आती है वो क्या होती है, धमनी। ठीक है, तो यहां से हृदय की ओर रक्त को लेकर के आएगी। ठीक है, तो ये होगी क्या, महासीरा। क्या हो जाएगी ये, महासीरा। पूरे शरीर का अगर पूछा जाए कि अशुद्ध रक्त को कौन लेकर के आती है, तो कौन लेकर के आएगी, महासीरा। कहां पर लेकर के आई, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से किधर आ गया, नीचे आएगा, यहां से, यहां से नीचे। ठीक है, किसके अंदर आ जाएगा, दाएं निल्य के अंदर। अब दाएं निल्य के अंदर से देखो यहां तक रक्त के अंदर अभी तक ऑक्सीजन नहीं मिली है, अशुद्ध रक्त था, महासीरा लेकर के आई दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से सीधा चला गया दाएं निल्य में। अब इस रक्त को करना है शुद्ध, तो शुद्ध करने का मतलब ऑक्सीजन मिलानी है, बिना ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन मिलाएंगे, तो ऑक्सीजन मिलाने के लिए इसको फेफड़ों के पास लेकर के जाना है, तो फेफड़ों के पास कौन लेकर के जाएगा, फेफड़ों के पास लेकर के जाएगी ये, इसको बोलते हैं फुफ्फुस। क्योंकि फेफड़ों क्या बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। अब ये फुफ्फुसीय धमनी क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है, ये अपवाद है। क्यों है, देखो मैं आपको बताता हूं, धमनी होती है और एक होती है सीरा। धमनी और सीरा, अभी मैंने बताया सीरा हृदय की ओर हमेशा अशुद्ध रक्त लेकर के आएगी, और जो धमनी होगी वो हृदय से दूर हमेशा शुद्ध रक्त लेकर के जाएगी। लेकिन एकमात्र ये फुफ्फुसीय धमनी जो है ये जाती तो हृदय से दूर है, ठीक है, लेकिन ये क्या करती है, कौन सा रक्त लेकर के जा रही है, अशुद्ध रक्त को लेकर के जा रही है, इसलिए ये क्या होती है, अपवाद। अब यहां से चला जाएगा रक्त कहां पे, फेफड़ों के पास में, जो हमारे फेफड़े हैं वहां पर, फेफड़ों में से ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद में यहां से रक्त को लेकर के आएगी, उसको बोलेंगे क्या, फुफ्फुसीय सीरा। क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय सीरा। सीरा क्यों बोला, क्योंकि ये हृदय की ओर आ रही है, जो हृदय की ओर आती है उसको क्या बोलते हैं, सीरा। तो अब रक्त कहां पर आ गया, बाएं आलिंद के अंदर, यहां तक पहुंच चुका है रक्त। ठीक है, और इसके बाद में रक्त जो है, इसको लाल कर देता हूं, ठीक है ना, शुद्ध हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, ये, ठीक है, यहां पर शुद्ध होकर के रक्त आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, कहां पे आ गया, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में से कहां पे आएगा, बाएं निल्य के अंदर, यहां पर आ जाएगा, इधर से यहां पर आ गया रक्त। ठीक है, अब ये पंप करेगा, हमारा जो हृदय है रक्त को पंप करता है, पंप करने के बाद में कहां पे जाएगा, पूरे शरीर में। तो पंप करेंगे, तो यहां से जैसे ही पंप होगा, तो ये वाली जो है ना, इसको बोलते हैं क्या, महाधमनी।
क्या बोलेंगे, महाधमनी। और ये महाधमनी कहां पर लेकर के जाएगी, पूरा जो हमारा शरीर है वहां तक फैल जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार मैं इसका दोबारा आपको बता देता हूं। देखिए कहां से कहां पर आया। सबसे पहले महाशिरा, महाशिरा लेकर के आई दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से किधर चला गया, दाएं नील्य में, दाएं नील्य में से जाता है फेफड़ों के अंदर। ठीक है, फेफड़ों से इसके अंदर ऑक्सीजन मिलती है और उसके बाद में किधर आ जाता है, फुफ्फुस या सीरा के माध्यम से आ गया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से चला गया बाएं नील्य में, और बाएं नील्य में से पूरे शरीर के अंदर जो लेकर के जाती है उसको बोलते हैं महाधमनी या एओर्टा, AORTA। ठीक है ना। तो यहां से पूरे शरीर के अंदर रक्त चला जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो धमनी और सीरा दोबारा बता देता हूं, ध्यान से आप सुन लो कि धमनी क्या है और सीरा क्या है। सीरा वो होती है जो हमेशा रक्त को कहां पर लेकर के आएगी, हृदय की ओर लेकर के आती है, वो होगी सीरा। और हृदय से दूर अंगों की ओर लेकर के जाएगी, वो कौन होगी, धमनी। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त के द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जो सीरा है वो तो किधर लेकर के आएगी, हृदय की ओर लेकर के आएगी, तो उसके ऊपर तो मापेंगे नहीं। किसके ऊपर मापेंगे, धमनी के ऊपर। क्यों, क्योंकि धमनी क्या कर रही है, शुद्ध रक्त को अंगों तक लेकर के जा रही है। तो किसके ऊपर मापा जाएगा, धमनी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, धमनी। हमेशा जो ब्लड प्रेशर है वो धमनी के ऊपर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। अब ये जो ब्लड प्रेशर जो धमनी के ऊपर अपने माप रहे हैं, इसको मापते किससे हैं, किससे मापते हैं। एक आपने जो है डॉक्टर के कानों के अंदर देखा होगा लगा हुआ, वो क्या होता है, उस यंत्र को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताओ। देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो है ईसीजी, एक है स्टेथोस्कोप, एक है स्फिग्मोमेनोमीटर और एक है आर्म बैंड। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया था कि कानों के अंदर जो लगा हुआ रहता है जिससे हृदय की धड़कन को सुना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर, ये स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, रुधिर दबाव या ब्लड प्रेशर मापा जाता है। उस यंत्र का नाम होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, और एक ईसीजी लिखा हुआ है। आप बताओ मेरे को, ईसीजी और ईईजी, ठीक है ना, दो होती है ना, एक ईसीजी होती है और एक ईईजी होती है। ठीक है, ईसीजी किसकी होती है और ईईजी किसकी होती है, बताइए आप। ईसीजी किसी कौन से अंग की जाती है, मस्तिष्क की करते हैं या हृदय की, दोनों में से एक होगा ईसीजी। तो बताइए आप ईसीजी किसकी करते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। ठीक है, प्रति मिनट हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, सबको पता होगा, कितनी बार, 72 बार। और जब बच्चे का जन्म होता है तब कितनी बार होता है, लगभग 140 बार प्रति मिनट। ठीक है ना, 140 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, जब जन्म होता है, ये जन्म के समय, कब है ये, जन्म के समय। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बताओ भाई कितने कोष्ठ होते हैं, अभी बताया था ना। ये देखो, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ हैं, दो आलिंद है ऊपर वाले और दो ही क्या है, नील्य। तो कितना कोष्ठीय हृदय होता है मनुष्य का, चार कोष्ठीय हृदय होता है। नाड़ी दर कहां मापा जाता है, नाड़ी दर होती क्या है, नाड़ी दर, पल्स रेट क्या होती है, नाड़ी दर। नाड़ी दर होती है, जैसे हमारा हृदय जो है ये धड़कता है ना, तो हमारी नाड़ियों के अंदर जो कंपन होती है, ठीक है ना, जो हलचल होती है वो होती है नाड़ी दर। तो नाड़ी दर कहां मापी जाती है, बताइए। नाड़ी दर सीरा या धमनी, त्वचा, तंत्रिका, कहां से मापी जाएगी। ये तंत्रिका क्या होती है भाई, तंत्रिका कोशिका कहां पर होती है, मस्तिष्क की जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। तो जहां से अपने क्या माप रहे थे, ब्लड प्रेशर माप रहे थे, वहीं से मापेंगे नाड़ी दर। कहां से मापेंगे, धमनी पर। कहां से मापते हैं, धमनी। तो ऑप्शन नंबर बी धमनी इसका सही उत्तर है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, सिस्टोल और डायस्टोल। देखो दो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक लिखा हुआ है सिस्टोल और एक लिखा हुआ है डायस्टोल। इनका मतलब क्या है, सिस्टोल और डायस्टोल। देखो हमारा जब हृदय धड़कता है ऐसे होता है, संकुचित होता है, उसके बाद में फैलता है। जो संकुचन होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल
और जो फैलता है उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल। अब मेरे को यह बताओ कि जब हृदय संकुचित होगा तब ज्यादा दाब लगेगा या जब फैलेगा तब? तो जब संकुचित होगा तब ज्यादा दबाव लगेगा ना। तो वही है, देखो सिस्टोल के समय तो जो दबाव लगता है धमनियों पर वो कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, इतना दाब लगता है। ठीक है, और जब हृदय जो है वो क्या करता है, फैलता है, जैसे वो फैलेगा तब कितना दाब लगता है, तब लगता है कितना, 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो हमारा जो है रक्तचाप कितना हो जाता है, 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 120/80 mm ऑफ Hg। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया दो क्यों लिखा हुआ होता है, 120 और 80। ठीक है ना, 120 तो होता है जब हृदय हमारा क्या होता है, संकुचित, और 80 कब होता है, जब हमारा हृदय क्या करता है, फैलता है। ठीक है ना, इसलिए 120/80 लिखा हुआ होता है। ठीक है, मानव रुधिर का पीएच, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। मानव के रुधिर का पीएच कितना होता है, कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4। याद रखना है, मानव रक्त का पीएच 7.4। जीरो इधर 7 से कम, देखिए यहाँ पे 7, इधर 7 से कम और इधर 7 से ज्यादा। ठीक है, 14 तक जाता है, इधर 0 है। तो जो 7 होता है ये तो होता है उदासीन। 7 से ऊपर अगर हो गया तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। 7 से कम अगर हो गया तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय। अब आप मेरे को ये बताओ, कमेंट के अंदर बताना है कि मानव का जो रुधिर है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। होता पीएच कितना है, 7.4 है, इसको देख करके आप बताइए कि अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो कैसा होगा भाई, 7 से ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है ना, मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। देखिए आपने नाम सुना होगा आरबीसी का। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ये जो लाल रक्त जो कणिका होती है ये बनती कहां पर है, तो ये बनती है अस्थि मज्जा में। कहां पे बनती है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में कहां पे बनती है, अस्थि मज्जा में, तो ये आरबीसी बनेगी। ठीक है ना, इनका निर्माण होता है कहां पर, अस्थि मज्जा में। इनका जीवन काल कितना होता है भाई, 120 दिन। 120 दिन आरबीसी जिंदा रहेगी, उसके बाद में ये खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद में कहां पर जाती है, तो वो जाती है कहां पर, प्लीहा में। कहां पे जाती है, प्लीहा में। तो प्लीहा के अंदर ये क्या हो जाता है, इनका कब्रिस्तान हो जाता है। क्या होता है, कब्रिस्तान बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा होता है, प्लीहा होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, आरबीसी, आरबीसी का निर्माण हुआ अस्थि मज्जा में, 120 दिन जिंदा रहती है और उसके बाद में प्लीहा में चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्लीहा को क्या बोलते हैं, मानव शरीर का रुधिर बैंक या ब्लड बैंक बोला जाता है। किसको बोला जाता है, प्लीहा को। अब कौन सा रोग होता है जो वो हमारे प्लीहा को प्रभावित करता है, प्रश्न आता है भाई, बहुत बार पूछा गया है कि मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये प्लीहा जो है ये प्रभावित होता है। तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन इसको बोला जाता है, ये प्रभावित होता है मलेरिया रोग के अंदर। ठीक है ना, और यही हमारा क्या होता है, ब्लड बैंक होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की मात्रा कितनी होती है। अब मैं ये रक्त से संबंधित प्रश्न आ गए, हृदय से संबंधित अपने पढ़ लिए, रक्त से संबंधित आ गए, तो रक्त के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, फिर आगे जितने भी क्वेश्चन है वो अपने करेंगे। देखो मानव रक्त, मानव रक्त, ठीक है, मानव रक्त का पीएच अभी मैंने बता दिया, पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक है, मानव का जो रक्त है ऐसे तो है नहीं कि पूरा का पूरा तरल ही होता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर कुछ कणिका का भाग भी होता है। ठीक है, तो जो तरल भाग होता है उसको तो बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा
जो हमारा तरल भाग है रक्त का उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और ये वाला भाग होता है कितना, 55% भाग तरल भाग है, ठीक है ना, 55%। और बाकी जो बच गया 45% भाग, वो कैसा होता है, कणिकीय भाग होता है, कणिकीय भाग, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा वाला जो भाग है ना, ये प्लाज्मा, इस प्लाज्मा वाले भाग के अंदर कितना होता है, 90 से 92% क्या होता है, इसमें जल होता है, पानी होता है, 90 से 92%। कणिकाओं का मतलब क्या है, हमारे रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, एक को बोलते हैं आरबीसी, एक को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और एक को बोलते हैं प्लेटलेट्स। नाम सुना होगा प्लेटलेट्स का, डेंगू के टाइम बोलते हैं कि प्लेट कम हो गई, तो वो प्लेट क्या, उनका सही नाम क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, क्या होता है, प्लेटलेट्स नाम होता है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, आरबीसी आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, लाल रक्त कणिका। आरबीसी क्या बोलेंगे भाई, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, या इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करते रहो। आरबीसी, आरबीसी लाल रक्त कणिका या इरेथ्रोसाइट। अब आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। आरबीसी, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व होता है, तो उस तत्व का नाम है लोह तत्व। क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण, लोह तत्व के उपस्थिति के कारण। अगर पूछा जाता है कि मानव रक्त के अंदर कौन सा तत्व होता है, तो कौन सा तत्व उपस्थित होता है, लोह तत्व होता है। आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोह तत्व होता है। दूसरा आती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं भाई, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कणिका को और क्या बोलते हैं, तो इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट्स है या डब्ल्यूबीसी है, इनका काम क्या होता है, तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कि जैसे ही हमारे अंदर कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होती है ये सक्रिय हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है कौन, ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, यानी रोगों से बचाने का काम करती है कौन, डब्ल्यूबीसी। और अगर ये डब्ल्यूबीसी रोगों से तो जरूर बचाती है, लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा ओवर हो गई, ठीक है ना, 6000 से 8000 होनी चाहिए डब्ल्यूबीसी की मात्रा, और अगर ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज की अति जो होती है वो बुरी होती है। लास्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जब भी हमारे को चोट लगती है, तो चोट लगती है तो एक फाइब्रोनोजन होता है, ठीक है। उस फाइब्रोनोजन का जो है निर्माण को प्रेरित करती है प्लेटलेट्स, जिसके कारण क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, रोगों से रक्षा करना। आरबीसी, आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी 3 काम करती है भाई। आरबीसी जो होती है 3 कार्य करती है। एक तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ठीक है ना। अभी मैंने जब आपको हृदय पढ़ाया था तब मैंने बताया था ना कि रक्त कहां पे जाता है, फेफड़ों से, और फेफड़ों से इसके अंदर क्या मिलती है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। दूसरा काम CO2 का परिवहन, जब तक रक्त अशुद्ध था तब तक उसके अंदर क्या थी, CO2, तो CO2 का परिवहन भी करती है। तीसरा, जो हमारे रक्त समूह हैं, रक्त समूह जिनके बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, तो उन रक्त समूह का निर्धारण भी कौन करेगी, रक्त समूह निर्धारण, रक्त समूह निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण करती है कौन, आरबीसी करती है, ठीक है। तो मानव का रक्त, ठीक है ना, ये होता है मानव का रक्त जिसमें तरल भाग होता है 55%, जिसके अंदर 90 से 92% जल, और कणिकीय भाग जिसके अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलें क्वेश्चनों पर। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी
कि प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। ठीक है, अभी अपने पढ़ के आए हैं कौन सा भाग, प्लाज्मा भाग। प्लाज्मा वाला भाग होता कितना है, 55% होता है टोटल। ठीक है, और इसके अंदर जल की मात्रा कितनी होती है भाई, 90 से 92। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 91, 92। तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, अभी बताया था आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में लोह तत्व। तो सीधा चलेंगे कहां पर, लोहा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, लोह तत्व। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण एक तो अभी फेफड़े, मैंने बताया था कि फेफड़ों में जाता है, वहां से ऑक्सीजन मिलती है तो वहां से शुद्धिकरण होता है। एक यकृत में होता है, इसमें ये न नहीं है, ठीक है ना, यकृत, या इसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, फेफड़े में भी होता है, सही है, यकृत में भी होता है, किडनी, किडनी तो करती है रक्त को साफ, बताइए आपको। तो ये सभी तीनों ही ऑप्शन इसके सही है, ऑप्शन नंबर डी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, अभी अभी पढ़ के आए हैं भाई, प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, बताइए आप, कौन प्रतिक्रिया प्रारंभ करेगा, रोगों से रक्षा कौन करता है। तीन दिया हुआ देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य। जीव द्रव्य तो अपने किसके अंदर पढ़ते हैं, कोशिका के अंदर पढ़ते हैं, कोशिका वाले टॉपिक में, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इनमें से एक होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या पट्टिकाणु। तो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, और डब्ल्यूबीसी ही क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, डब्ल्यूबीसी। रोगों से रक्षा करने का काम करती है कौन, डब्ल्यूबीसी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है, हमारा रक्त शुद्ध नहीं होता। तो शुद्ध नहीं होता तो हॉस्पिटल में जाकर के क्या करवा करके आते हैं, डायलिसिस। क्या करवाते हैं, डायलिसिस। ठीक है, तो मानव रुधिर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, बताइए, अभी बताया है जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, लाल रंग किसके कारण होता है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अभी बताया था हमारे शरीर में होती है रक्त के अंदर आरबीसी, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है क्या, लोह तत्व, और लोह तत्व की उपस्थिति के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, लोहा तो दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ, हीमोग्लोबिन। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन भी नहीं दिया हुआ होता तो उत्तर क्या हो जाता, आरबीसी। ठीक है ना, तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन में होता है, अभी बताया हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा, जिसके कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, बताइए भाई क्या कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, अभी बताया था मैंने आरबीसी, आरबीसी के अंदर ही होता है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के तीन कार्य बताए थे, ऑक्सीजन का परिवहन करना, CO2 का परिवहन करना, और ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना। ठीक है, तो वही काम किसके होंगे, हीमोग्लोबिन के होंगे। तो इनमें से तीन कार्य बताए थे, कौन कौन से, ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन, और एक ब्लड ग्रुप का निर्धारण। तो इन तीनों में से एक कार्य यहाँ पे लिखा हुआ होगा, सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो, जीवाणुओं का नाश नहीं होगा, रक्तलापता का निवारण नहीं, रक्तलापता मतलब अनीमिया रोग, ठीक है ना, अनीमिया रोग महिलाओं के अंदर ज्यादा होता है, अनीमिया रोग, रक्तलापता रक्त की कमी होना। ठीक है, लौह का उपयोजन। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये किसका कार्य है, हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, ये देखो आरबीसी और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी का। सीधा उत्तर लगाएंगे आरबीसी, ऑप्शन नंबर ए,
आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है कौन? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ऑक्सीजन देखिए क्या क्या दिया हुआ, लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट। अभी मैंने बताया था थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या है, देखिए इरेथ्रोसाइट तो क्या होती है, इरेथ्रोसाइट होती है आरबीसी, ल्यूकोसाइट क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट किसको बोलेंगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का तो मैंने एक ही काम बताया था, क्या बताया था, प्लेटलेट्स क्या कार्य करती है, रक्त का थक्का बनाना, कब, चोट लगने पर, ठीक है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। लिम्फोसाइट, लसीकाणु, लिम्फोसाइट ये भी डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो ये भी नहीं है। श्वेताणु, ल्यूकोसाइट ये भी डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। तो इसका काम भी क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र। तो बचा एक, लोहित कोशिकाएं, ध्यान से पढ़ो। लोहा किसके अंदर होता है, आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लोहित कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं? देखो दो चीजें होती है, एक तो वो जब चोट लगेगी तो रक्त का थक्का बनाएगा, और दूसरा कि हमारे शरीर के अंदर रक्त बह रहा है दिन रात, जम नहीं रहा, तो उसको जमने से रोकता कौन है? तो दो तरीके के प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर होती हैं, हीमोग्लोबिन नहीं हो सकता, प्लाज्मा ये तो क्या है, रक्त का तरल भाग है, ये भी नहीं है, फाइब्रिन नहीं, हिपेरिन, ऑप्शन नंबर डी। हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन है, कहां पर बनता है, लीवर के अंदर, ठीक है ना, लीवर बनाता है हिपेरिन को। और हिपेरिन का काम क्या है, रक्त के जो है, रक्त जो होता है ना उसको हमारे शरीर में जमने से रोकना, ठीक है ना। हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने का जो काम करता है वो कौन होता है, हिपेरिन। क्या नाम है, हिपेरिन, ठीक है। ये तो जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जमता है? अब देखो दोनों क्वेश्चन आगे, चोट लगने पर खून किसके कारण जमता है? तो जमेगा किसके कारण, वो होता है फाइब्रोनोजेन। जमता किसके कारण है, फाइब्रोनोजेन के कारण जमता है, और हिपेरिन के कारण जमता नहीं है, ठीक है। दोनों समझ में आ गए। जब चोट लगेगी रक्त जमेगा किसके कारण, फाइब्रोनोजेन के कारण जमेगा, और हिपेरिन के कारण जो है हमारे रक्त जो है जमता नहीं है, ठीक है ना। दो होते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? दो शब्द होते हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। दोनों को ध्यान से देखो। एंटीजन तो वो होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, ठीक है ना। ये जो छोटे जीवाणु विषाणु जो होते हैं ना, जो हमारे अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण रोग होता है। तो रोग जो उत्पन्न करते हैं ना, वो कौन होते हैं, एंटीजन होते हैं। रोग उत्पन्न करेंगे ये, उनको क्या बोलेंगे, एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या हो गई, जैसे ही एंटीजन ने प्रवेश किया तो हमारे शरीर के अंदर क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। और एंटीबॉडी हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो रक्षा करने का काम किसके हाथ में था, डब्ल्यूबीसी के हाथ में, ठीक है ना। तो प्रश्न देखो क्या है, एंटीबॉडी निर्मित होती है डब्ल्यूबीसी। अब आप देखो यहां पे डब्ल्यूबीसी कहीं भी नहीं लिखा हुआ, डब्ल्यूबीसी नहीं लिखा हुआ ना। तो अभी मैंने तीन आपको बताए थे, एक था आरबीसी, एक था डब्ल्यूबीसी और एक था प्लेटलेट्स। इन तीनों के साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको बताए थे। आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, ठीक है ना, पूरे नाम ध्यान में रखने हैं, इरेथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है इसको मैं आगे बताता हूं। देखो डब्ल्यूबीसी, अकेला डब्ल्यूबीसी उठा रहा हूं, डब्ल्यूबीसी। ये जो डब्ल्यूबीसी है क्या बोला इसको, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स,
ल्यूकोसाइट्स बोला। अब ये ल्यूकोसाइट जो होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अकणिकीय और एक होती है कौन सी, कणिकीय। ठीक है, तो ये अकणिकीय दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट, मोनोसाइट्स। ठीक है, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मोनोसाइट्स और एक होती है कौन सी, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और कणिकीय तीन प्रकार की, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल, क्या नाम है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, और तीसरी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो इनमें से ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये वाली लिम्फोसाइट, ये जो है लिम्फोसाइट, ठीक है, तो ये किसका भाग है, डब्ल्यूबीसी का ही भाग है। और ये क्या करती है, एंटीबॉडी निर्माण करती है, कौन सी, लिम्फोसाइट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का ही भाग है। मैंने आपको बताया था कि रक्षा करने का काम कौन करेगी, डब्ल्यूबीसी, तो एंटीबॉडी कौन बनाती है, डब्ल्यूबीसी। लेकिन यहां पर ऑप्शन में डब्ल्यूबीसी सीधा नहीं दिया, डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है लिम्फोसाइट, वो लिखा हुआ है, तो लिम्फोसाइट इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है। ये देखो, किस नाम से जानी जाती है, आरबीसी किस नाम से जानी जाती है भाई, इरेथ्रोसाइट्स। किस नाम से जानी जाती है, इरेथ्रोसाइट्स, ये रहा इरेथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए। ल्यूकोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी। थ्रोम्बोसाइट क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, और इओसिनोफिल्स ये क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। लाल रक्त कणिकाएं कहां उत्पन्न होती है, लाल रक्त कणिकाएं कहां उत्पन्न होती है, पीछे बता करके आया हूं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है निर्माण। अब ये अस्थि मज्जा क्या है, ये कुछ इस प्रकार की होती है हमारी अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी, और इस हड्डी के अंदर स्थित होता है क्या, अस्थि मज्जा। ठीक है, हड्डी में क्या स्थित होता है, अस्थि मज्जा। तो आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में, मतलब हमारी हड्डियों के अंदर निर्माण होता है किसका, आरबीसी का। तो अस्थि मज्जा समझ में आ गया ना, अस्थि मज्जा, अस्थि के अंदर स्थित होता है अस्थि मज्जा, वहां पर निर्माण होता है किसका, आरबीसी का। निर्माण होने के बाद में क्या होता है, 120 दिन तक जिंदा रहती है, यानी कि जीवन काल, जीवन काल कितना हो गया, 120 दिन, और जाकर के खत्म हो जाती है कहां पे, प्लीहा में। तो प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो पूछा है उत्पन्न कहां पे होती है, तो उत्पन्न अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये रहा आरबीसी का कब्रिस्तान, अभी बताया प्लीहा। किसको बोलेंगे, प्लीहा को, प्लिया। ऑप्शन नंबर सी, स्प्लिन बोलते हैं, SPLEEN। ठीक है, ये तो हो ही गया था, अपने पहला क्वेश्चन था। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, बताओ भाई कमेंट में। 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, जल्दी बताइए कितना होता है जीवन काल, 120 दिन, 120 दिन होता है। ये देखिए, ये रहा जीवन काल 120 दिन लिखा हुआ है ना, तो कितना होता है, 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पे होता है, दोबारा आ गया क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा में निर्माण 120 दिन के बाद में प्लिया में दफना दिया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ
मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? बताइए, प्रतिरक्षा तंत्र कौन निर्माण करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों में से एक होगा। कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी। कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम है प्रतिरक्षा तंत्र निर्माण करना। ठीक है, तो ये थे अपने 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका पार्ट फर्स्ट है। कल अपने इसका दूसरा पार्ट करेंगे। इसके और क्वेश्चन भी बाकी है, अभी और रह गए हैं। ठीक है, वो अपने कल वाले जो क्लास होगी उसके अंदर अपने इसका दूसरा पार्ट अपने इसका करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको जो है प्रताप क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और पीछे 2 क्लासें हो चुकी है। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी है वो पहले दूसरी जो 2 क्लासें हैं, एक कोशिका की एक उत्तक की, वो देख लें। उसके बाद में ये वाली जो क्लास है प्री संचरण तंत्र। और अगर आपने यहाँ तक पूरी क्लास देखी है तो इसका मतलब आपको क्लास पसंद आ रही है, तो इसको लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।